that resume sample resumes, right? So I hope काफी लोगों ने उस पर काम कर लिया होगा या कर रहे होगे। तो ये क्लस्टर प्लानिंग से तुमको एक आइडिया आएगा कि अपना जो भी अपन क्लस्टर बता रहे हैं वो कैसे बताना है, कितने नोड्स का बताना है, और हार्डवेयर कैसा रहेगा उसका, एंड व्हाट ऑल थिंग्स टू कंसीडर। ठीक है, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एज पर इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी अपने पास है उसके उसके अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay, there are so many documents for this cluster planning, और ऐसा कुछ स्टैंडर्ड मेथड नहीं रहेगा या फिर ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। मतलब देर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर रिसोर्सेस और कितना लगने वाला है, बट हर एक क्लस्टर का अलग अलग पैटर्न रहेगा, लाइक यूज केस टू यूज केस के हिसाब से, और क्या डोमेन है कस्टमर का, क्या पर्पस के लिए अपन क्लस्टर बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बट इसमें अपने को कुछ पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे व्हाइल डिजाइनिंग अ क्लस्टर। ठीक है, पहले तो नोड टाइप्स। तो अपने पास कितने टाइप के नोड्स है? एक तो मास्टर नोड्स होते हैं, मास्टर नोड्स। ओके, मास्टर नोड्स में तुम्हारा नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, हाइव सर्वर 2, मे बी ज़ूकीपर सर्वर्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव स्लेव स्लेव नोड्स। ठीक है, स्लेव नोड्स में तुम्हारे स्लेव कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे डेटा नोड, नोड मैनेजर, देन एज बेस अगर है तो रीजन सर्वर। ठीक है, एजेंट्स, अंबारी एजेंट्स, ये सब स्लेव नोड्स पे आ जाएंगे। मास्टर नोड्स पे एजेंट्स भी आएंगे, मास्टर नोड्स पे प्लस मेनली नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर, ज़ूकीपर, हाइव सर्वर 2। ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। स्पार्क में भी, ठीक है, अगर स्पार्क है तो एज बेस मास्टर आ जाएगा। तो ये सब तुम्हारे मास्टर नोड्स पे जाएंगे components, and then we have third type, which is your client node or gateway node, client, gateway और edge। ठीक है, इसको कोई भी नाम से बोल सकते हैं। दिस विल बी योर एंट्री पॉइंट टू द क्लस्टर। ठीक है, तो ये सब टाइप्स के तुम्हारे नोड रहेंगे। इसमें एक और, जैसे गेटवे नोड है तो इसमें गेटवे नोड नॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं अलग से। Otherwise, you will be installing all clients on this. ठीक है, भी Hadoop clients यहाँ पे आ जाएगा सब।
ओके, तो जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर के डेटा इंजेक्शन रेट क्या है तुम्हारा। डेटा इंजेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, और फॉर अ ईयर। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर सम नंबर, जैसे डेली इंजेक्शन कितना हो रहा है अपने क्लस्टर में और ऑर्गेनाइजेशन में, डेली इंजेक्शन कितना हो रहा है जो हम लोगों को हडूप पे स्टोर करना है। So let's consider 10 GB is your daily ingestion rate. Daily ingestion rate is 10 GB per day. Okay. तो इसका अब रिटेंशन पीरियड क्या रहेगा, और मे बी एसएलए और रिटेंशन पीरियड लेट्स से, या फिर तुम कितने दिन के लिए प्लान कर रहे हो ये क्लस्टर। ठीक है, वी आर प्लानिंग दिस क्लस्टर फॉर लेट्स से 1 year. Okay, then you will multiply this 10 by 365, or let's say this is daily ingestion rate, replication is 3, तो टोटल तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 10 into 3, दैट इज 30। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेली इंजेक्शन हो रहा है क्लस्टर पे, इंक्लूडिंग रेप्लिकेशन फैक्टर। ओके, देन रिटेंशन पीरियड इज 1 year। मतलब 1 साल के लिए अपन प्लान कर रहे हैं क्लस्टर। यू कैन प्लान इट फॉर 2 years, 3 years, 5 years और 6 months, बट फॉर दिस एग्जांपल लेट्स से 1 year, 1 साल के लिए अपन प्लान कर रहे हैं फिलहाल। एंड देन यू कैन लेटर ऑन इंक्रीज दिस नंबर ऑफ नोड्स एज वेल। उसके आगे का प्लान तुम कर सकते हो बाद में नंबर ऑफ नोड्स ऐड करके, बट वी आर प्लानिंग फॉर अ ईयर नाउ। Then you will be multiplying this 30 with 365। ओके, तो ये अपना नंबर आया कुछ 10950। कितना होगा ये, डिवाइड बाय 1024, अराउंड 10 TB। ठीक है, दिस इज अराउंड 10 TB। तो ये 10 TB का डेटा अपन 1 साल में अपने को स्टोर करना है। ठीक है, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव सम एग्जिस्टिंग डेटा और हिस्टोरिकल डेटा दैट यू वांट टू ब्रिंग इन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे समझो पिछले 10 साल का डेटा पड़ा है कहीं पे टेप ड्राइव्स में या ओरेकल में या किसी डेटाबेस में है, जो तुमको मूव करना है, प्लस ये 10 GB पर डे तो आ ही रहा है इंजेक्शन। तो तुमको ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है, लेट्स से इट इज अराउंड 4 TB और 5 TB डेटा, तो वो 5 TB तुमको लेके आना है किसी और एग्जिस्टिंग सिस्टम से, और वो तुमको हडूप पे स्टोर करना है, और प्लस जो नया डेटा आ रहा है वो भी स्टोर करना है। देन यू कैन ऐड historical data as well। historical data, let's say this is 5 TB। ठीक है, और इसको अपन राउंड फिगर 10 TB कर लेते हैं। दिस इज 10 TB एंड 5 TB इज अराउंड 15 TB टोटल। ओके, तो ये 15 TB तुम्हारा डेटा 1 साल के लिए अपना प्लान हो गया। नाउ वी हैव टू कंसीडर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज फॉर प्रोसेसिंग एज वेल, बिकॉज मैप रिड्यूस जब भी प्रोसेस करता है अपना, जो भी यान के थ्रू तुम्हारा जॉब प्रोसेस होगा, तो वो ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, वो जो टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है वो भी HDFS पे स्टोर होता है। ओके, so we should keep somewhere around 20 to 30% extra space for processing purpose, for map reduce purpose। Okay, so 15, let's consider 30% of this 15। इसका 30% कितना हो जाता है?
3 and 4.5 ऐड करना है इसमें, so that will be 19.5 terabyte, 30% for map reduce. ठीक है, प्लस 30% फॉर मैप रिड्यूस। तो ये अपना दिस विल बी आवर फाइनल नंबर। गाइस ये समझ में आया ये नंबर कैसे आया मेरे पास फाइनल 19.5? ओके, यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी, ठीक है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। Sorry, Gulshat, can you explain once more? Yes, समझ में okay. या इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, क्योंकि इससे तुम्हारा क्लस्टर प्लान वगैरह करने वाले हो, और फिर इसी पे से तुमको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं लोग कि हाउ डिड यू प्लान योर क्लस्टर, और डू यू नो हाउ टू प्लान अ Hadoop or big data cluster, what all things we consider. Okay. ठीक है, so basically we have to decide, we want to decide के मेरे को करंट यूज केस के हिसाब से मेरे को कितने डेटा नोड्स लगने वाले हैं, कितने मास्टर नोड्स लगने वाले हैं, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ डेटा नोड एंड नंबर ऑफ डेटा नोड्स, बेसिकली कितना बड़ा क्लस्टर इज इनफ फॉर माय यूज केस। मतलब रैंडमली वी डोंट चूज के 10 डेटा नोड का क्लस्टर इज इनफ, और 100 डेटा नोड का क्लस्टर इज इनफ, और 1000 डेटा नोड का क्लस्टर इज इनफ। ठीक है, वी हैव टू प्लान समथिंग लाइक दिस। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली इंजेशन और मंथली इंजेशन, व्हाटएवर यू नो योर डेटा इंजेशन रेट इज, ये तुमको ऑर्गेनाइजेशन से पता चलेगा, जो भी या क्लाइंट है उससे पता चलेगा कि डेली इनकमिंग डेटा रेट इज अराउंड 10 GB। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वोडाफोन, कंसीडर वोडाफोन कंपनी, वोडाफोन में काफ़ी लोग, ठीक है, वोडाफोन यूज़ कर रहे हैं, उनके काफ़ी वेंडर्स भी है जो डेली बेसिस पे देर आर सो मच डेटा दे दीज गाइज आर जनरेटिंग। ठीक है, तो वो कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, सो लेट्स से इफ दे आर जनरेटिंग 100 GB डेटा ऑन अ डेली बेसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, 100 GB का डेटा वो लोग डेली जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो जब ये वो हदूप पे अपन लेके आएंगे तो HDFS पे वी हैव 3 रेप्लिकेशन फैक्टर बाय डिफॉल्ट, राइट? तो वो 100 GB का कितना हो जाएगा, 300 GB। एंड देन 300 GB हम लोग ये क्लस्टर जो प्लान कर रहे हैं वो कितने दिन के लिए प्लान कर रहे हैं? ठीक है, तो वी हैव टू कंसीडर सम फिगर के 6 महीने के लिए प्लान कर रहे हैं इनिशियली। इफ इट्स अ POC प्रोजेक्ट, मतलब अगर ये क्या बोलेंगे पायलट प्रोजेक्ट है, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, R&D करना है, POC करना है तुमको, जस्ट टू चेक वेदर यू नो हाउ टू यूटिलाइज Hadoop फॉर आर यूज केस, ये ऐसा कुछ अगर है तो this retention period would be less. It will be maybe 2 months, 3 months, 6 months max to max. ये उसमें टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, 3 महीना हो जाएगा। बट अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, जैसे POC अगर हो गया है ऑलरेडी, you know how to use it, now you want to plan it for your production or pre-production or development cluster, इस टाइप का अगर तुम कुछ प्लान कर रहे हो, then you should plan it for a year at least, minimum 1 साल के लिए प्लान करो। and then once you have the number कि डेटा नोड जितने लगने वाले हैं अपने को 1 साल में, we need this many डेटा नोड्स और ये स्टोरेज लगेगा, then you can decide कि इनिशियली कितने डेटा नोड्स अपने को प्लान करने हैं, and then will increase it gradually। ठीक है, तो मिनिमम इसलिए हम लोगों ने 1 साल लिया है, दैट इज 365 days। सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस 300 with 365, ठीक है, दिस इनटू 365। ये समझ में आया ये नंबर कैसे आया, 10 0 Yes. Yes. 95 100, so this is 109 terabyte। ठीक है, तो this is my total HDFS storage that I need। अब ये ऑप्शनल है, हिस्टोरिकल डेटा में भी किसी केस में हो सकता है कि कुछ हिस्टोरिकल डेटा है ही नहीं, योर प्लानिंग
for the first time you're using this cluster for some maybe, and for new data, you are not planning this for an existing data that you have. ठीक है, उस केस में भी हो सकता है, जैसे कुछ भी तुम एक नया टूल तुमने लॉन्च किया है, उसके बारे में उसका ही डेटा तुम डाल रहे हो यहाँ पे, पुराना डेटा कुछ है नहीं इस प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ओके, तो ये अपन निकाल भी सकते हैं, देयर इज नो इशू। एंड तो टोटल अपने पास नंबर कितना है, दिस इज माय नंबर 109500, ठीक है। प्लस इसमें विल ऐड 30% फॉर मैप रिड्यूस, तो 30% के लिए यू कैन जस्ट multiply this with 30%, so this is 30% of 109500, and then just add this number, तो अपना ये टोटल इतना जीबी अपने को मिलेगा। इफ आई कन्वर्ट दिस इनटू टेराबाइट तो डिवाइड बाय 1024, ये मेरे को टीबी में अगर लेना है नंबर, सो दिस इज माय टीबी 139 टेराबाइट। ये इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मेरा टोटल प्लानिंग ऐसा है कि एक साल में मुझे 139 टेराबाइट का स्टोरेज लगने वाला है मेरे क्लस्टर पे। दिस इज माय फाइनल नंबर, ठीक है, इतना लगेगा मुझे डेटा स्टोरेज। अब इसके लिए मुझे मेरा क्लस्टर प्लान करना है कि 139 टेराबाइट स्टोर करने के लिए मुझे कितने डेटा नोड्स लगेंगे, ठीक है। इनिशियली वी डिसाइड डेटा नोड्स डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी। इसके बाद का भी जो पार्ट है सिचुएशन, लेट्स से ईच डेटा नोड का कैपेसिटी क्या है, so each data node has somewhere around, let's say, 8 terabyte storage, ठीक है। हर एक डेटा नोड पे एक 8 टेराबाइट का स्टोरेज है, और वो 8 टेराबाइट कैसे है, let's say you have 1 TB 1 TB of hard disk and you have 8 or let's say 9 hard disk, उसमें से एक हार्ड डिस्क इज used for OS purpose, 1 or 2 hard disk you can keep it for operating system purposes, and remaining 8 hard disk for data node, ठीक है। तो लेट्स कीप इट सिंपल, 8 ही हार्ड डिस्क है अपने पास, उसी में से वी आर यूटिलाइजिंग फॉर OS, कुछ उसका पार्ट में भी एक को डिवाइड करके थोड़ा सा 200 GB 100 GB वी आर यूजिंग फॉर OS, एंड रिमेनिंग 8 टेराबाइट वी आर यूजिंग फॉर डेटा नोड, ठीक है। तो इस केस में कैन समवन टेल मी कितने डेटा नोड्स अपने को लगेंगे इफ वी हैव 140 TB स्टोरेज फॉर अ ईयर। एक डेटा नोड पे अपने पास 8 टेराबाइट का स्टोरेज है, कितने डेटा नोड्स लगेंगे? I think 17 लगेंगे। 17, ओके। कैसे निकाला 17? So 139 total TB, right? So divided by 8 terabyte. राइट, सो विल डिवाइड दिस नंबर बाय 8, 8 yeah. ठीक है। तो अपने को 17.37, दैट इज समवेयर अराउंड लेट्स से 18 राउंड फिगर, Yeah. ओके। तो टोटल अपने को 18 डेटा नोड्स लगेंगे इसके लिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ डेटा नोड्स, ठीक है। ये डेटा नोड्स का अपना कैपेसिटी हो गया, 18 डेटा नोड्स वी नीड। नाउ वी हैव 2 मोर थिंग्स, वी हैव दिस client gateway edge node and master nodes,
ठीक है, तो एज नोड्स, गेटवे नोड्स, मिनिमम आई वुड रिकमेंड कीप एटलीस्ट दो। क्यों रखना है? बिकॉज लेट्स से इफ वन नेम नोड, वन एज नोड इज डाउन, then your complete Hadoop system is down. If your entry point is down, you'll not be able to submit your jobs. Okay, that's why I recommend at least you should have two edge nodes or two client nodes. Okay, तो दो नोड्स ऐसे रखेंगे जहाँ पे कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं है, but you'll only have clients installed, and from these two nodes you'll be submitting your jobs. I mean, your application users will log into those nodes and they will be submitting your all the jobs from these two nodes. तो ऐसे दो nodes रखो, but this is not compulsory कि दो ही रखना है, एक भी रख सकते हैं। मतलब छोटा cluster अगर है and if you have backup like दूसरे नोड से भी तुम लोग जॉब वगैरह सबमिट कर सकते हो अगर ये डाउन जाता है, तो यू कैन कीप वन एज वेल, बट फॉर अ सेफर साइड। एंड अगर अच्छा क्लस्टर अपन बोलेंगे कि दिस इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, और ठीक है, तो उसके लिए अपन दो एज नोड्स रख सकते हैं। सो टू एज नोड्स and master nodes completely depend on what all services you have, and if you have HA, then you will be having two name nodes, two resource manager, three zookeeper servers. तो इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं है कि नंबर ऑफ नोड्स किस तरह से निकालना है। दिस इज अगेन बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से यू शुड हैव डिफरेंट नोड्स फॉर नेम नोड्स, रिसोर्स मैनेजर टू डिवाइड द लोड। अगर लोड ज्यादा है तो नेम नोड, दोनों नेम नोड को अलग रखो, दोनों रिसोर्स मैनेजर को अलग रखो अगर लोड ज्यादा है तो, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट 18 डेटा नोड्स ओनली एज ऑफ नाउ, सो यू कैन गो फॉर मिनिमम 3 मास्टर नोड्स। ठीक है, मिनिमम 3 मास्टर नोड्स इसलिए कि यू कैन कंबाइन नेम नोड एंड रिसोर्स मैनेजर कंपोनेंट्स, एक्टिव नेम नोड, एक्टिव रिसोर्स मैनेजर, स्टैंड बाय नेम नोड, स्टैंड बाय रिसोर्स मैनेजर। एंड जो थर्ड वाला मास्टर नोड है उस पे भी what you can do is you have 3 zookeeper servers minimum, so you can divide all these 3 zookeeper servers on 3 master nodes, plus you have other components as well: Hive server 2, Hive metastore, Spark history server, then we have HBase master अगर ये components यूज कर रहे हो तो, if you have ranger तो ranger इंस्टॉल करना है आपने को। तो इन सब कंपोनेंट्स को अपन 3 अलग अलग मास्टर नोड्स पे डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो विल गो विथ 3 मास्टर नोड्स। तो इस केस में हमारा टोटल क्लस्टर साइज कितना हो गया फिर? 18 + 2 + 3, दैट इज 23। ठीक है, तो तुम्हारा क्लस्टर साइज हो जाता है यहाँ पे 23। बट लेट्स से इफ यू इंक्रीज योर कैपेसिटी, अभी समझो अगर तुम्हारा कैपेसिटी इज 500 GB, ठीक है, अगर तुम्हारा डेली इंजेक्शन रेट इज 500 GB, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए अपने पास? 91। ये समझ में आया गाइस, ये कैसे आया 91? Yes, yes. ठीक है, तो इस तरह से यू कैन डिसाइड के कितना तुम्हारा इंजेक्शन रेट है और कितने तुमको नोड्स लगेंगे। अगर समझो तुम्हारा और भी बहुत ज़्यादा स्पीड में डेटा आता है या बहुत ज़्यादा डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन इज बिग, तो मे बी इससे ज़्यादा भी डेटा आता होगा। सो लेट्स कंसीडर 1000 GB, तो उस केस में यू विल हैव 179 डेटा टोटल नोड्स, 174 डेटा नोड्स हो जाएंगे एंड टोटल नोड्स इज 179। Okay, so this will be your total number of data nodes, total number of nodes in your cluster. Now initially अगर तुमको let's take 500, ठीक है, तो इसमें अपने पास 92 हो गए और डेटा नोड्स आ गए 87। तो इनिशियली जब अपन डिप्लॉय करेंगे, इफ दिस इज इन हाउस दिस नो इशू,
deploying 87 data nodes or 92 total nodes. ठीक है, but if let's say you're planning this similar stuff for your cloud deployments, तो उसमें क्या होता है, pay as you go, right? Whatever you use, you have to pay for that, those nodes only. तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग ये एक साल के लिए प्लान कर रहे हो, राइट? तो एक साल में मेरा इतना डेटा होने वाला है 695 टेराबाइट, लेकिन मेरा एक महीने में कितना डेटा होगा? सो यू कैन डिवाइड दिस 695 by 12। ठीक है, 695 डिवाइड बाय 12। ओके, तो मेरा आता है 57। ठीक है, तो मेरे को एक महीने में 57 टेराबाइट स्टोर करना है। सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली, ये जो तुम्हारे नंबर ऑफ डेटा नोड्स आए उसको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 12, और मे बी डिवाइड बाय 4 कर लो इफ यू वांट टू गो with quarterly, if you want to increase, if you want to increase every month, then you can divide it by 12। तो तुमको 60 डेटा नोड इनिशियली लगेंगे मंथ के लिए, सेकेंड मंथ के लिए 14 डेटा नोड्स, थर्ड मंथ के लिए 21 डेटा नोड्स, लाइक दैट। तो व्हाट यू कैन डू इज, initially you can deploy 7 plus 2 plus 3, okay, that is 12। initially you will deploy 12 node ka cluster on cloud, then every month you will keep on adding number of nodes, so 7 nodes every month you will keep on adding just to save some money। ठीक है, अगर ये क्लाउड पे कर रहे हो तो। बट इन हाउस अगर है तो इतने मशीन्स ऑलरेडी लोगों के पास होते हैं डेटा सेंटर्स में, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली यू कैन डिप्लॉय दिस नंबर, और मे बी यू कैन गो विथ हाफ ऑफ द नोड्स, you can start with 50 nodes and then after 5-6 months you can add remaining nodes। तो इट्स completely depend on कि तुम कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो। इफ इट इज ऑन क्लाउड तो मोस्टली people think of saving some money on these stuff। गुलशाद, ये एज नोड्स और मास्टर नोड्स ये कंपलसरी वैसे ही रहेंगे ना? हाँ, मतलब ये दोनों सेम ही रहेंगे, बट इफ योर नंबर ऑफ डेटा नोड इंक्रीजेस, लेट्स से 100 से ज्यादा हो रहा है, 200 500 1000 ऐसे, अगर तुम्हारे डेटा नोड ज्यादा हो रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो, मास्टर नोड्स को 5 कर सकते हो, या फिर मास्टर नोड्स को 10 मास्टर नोड्स भी कर सकते हो। ठीक है, अगर 10 नहीं, हम मैं लोग वो नहीं बोल रहा, मंथली जो तुम अच्छा, बोल रहे थे मंथली, अच्छा, हाँ हाँ, उसमें ये तो सेम रहेगा, उसमें ये सेम रहेगा। मैं क्यों ये उसमें क्यों सेम बता रहेगा रहा ना? हूँ, हाँ, उसमें ये सेम क्यों रहेगा, बिकॉज मास्टर नोड्स के जो मास्टर कंपोनेंट्स है वो तो सेम ही रहने वाले हैं, वो अपन कुछ उसमें अच्छा, चेंजेस नहीं कर रहे हैं। चेंजेस किस में होता है, डेटा में। मतलब डेटा तुम अभी समझो 100 हाँ, टेराबाइट का स्टोर कर रहे हो, और उसको 100 को तुमको 200 करना है, कैपेसिटी बढ़ाना है, तो व्हाट वी डू, वी डोंट इंक्रीज, वी डोंट ऐड नेम नोड्स, वी डोंट ऐड रिसोर्स मैनेजर, वो ऑलरेडी है। वी इंक्रीज डेटा नोड कैपेसिटी, तो डेटा नोड ओके। प्रोसेस को अपन इंक्रीज करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस नंबर विल चेंज, ये नंबर नहीं, जो हमेशा तो चेंज नहीं रहे। क्लाउड से लेने की बात कर रहे थे, मतलब क्लाउड से, तो डिवीजन वो 87 में ही होगा, हाँ, ये मतलब 87 धीरे में ही धीरे। होगा, यस हाँ, यस। ठीक है, ठीक। ये मास्टर नोड्स और एज नोड वैसे ही रहेंगे। एज नोड का पर्पस मैंने तुमको बताया कि दो क्यों है, एक क्यों नहीं है, हाँ, और एच ए एन बैकअप पर्पस, अगर हाँ, एक डाउन जाता है तो दूसरा भी यूज कर सकते हो, और यू कैन डिवाइड, लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कुछ एप्लीकेशंस यूजर एज नोड 1 से यूज करेंगे, कुछ एप्लीकेशन यूजर्स 2 से यूज करेंगे, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा लोड। तो वो पर्पस है मास्टर नोड्स का। ओके, मेन पर्पस ये है कि अपने को नंबर ऑफ मास्टर कंपोनेंट्स डिवाइड करना है, सो दैट अगर कुछ एक डाउन भी चले जाता है तो वी हैव अदर मास्टर नोड्स अवेलेबल। ओके, ठीक है, अब ये तो हमारा ओके। इसका डेटा नोड का कैपेसिटी हो गया स्टोरेज को लेके। अब डेटा नोड का रैम और सीपीयू कैसे कैलकुलेट होता है, एंड मास्टर नोड का स्टोरेज एंड रैम और सीपीयू कैसे कैलकुलेट होता है, बिकॉज देर आर 3-4 थिंग्स राइट इन कंप्यूटर, स्टोरेज, रैम, सीपीयू एंड नेटवर्क। तो नेटवर्क तो वो तुम्हारा नेटवर्क टीम पे डिपेंड करेगा कितना बैंडविड्थ तुमको रखना है। काफी जगह पे इंटरनल बैंडविड्थ नॉर्मली 100 Mbps या फिर 100 Gbps, 10 Gbps ऐसे भी रहता है। दैट डिपेंड्स, वो अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो तुम्हारा नेटवर्क टीम जो भी यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट
रैम, सीपीयू एंड डिस्क। ठीक है, तो डिस्क का हम लोगों ने डेटा नोड का ये कंसिडर किया 8 टेराबाइट। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और इसके बेसिस पे तुम्हारे नंबर ऑफ डेटा नोड्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर समझो यही चीज 8 के जगह पे 5 करूँ मैं, तो नंबर ऑफ डेटा नोड्स कितने हो जाएंगे? 139। और यही चीज अगर मैं समझो 20 टेराबाइट कर दूं एक डेटा नोड्स पे, तो नंबर ऑफ डेटा नोड्स विल बी 35। ठीक है, सो दिस इज कंसिडरेशन। ये अपन उतना देखेंगे कि कितना होना चाहिए। और ये भी हम लोगों ने क्या किया है, 1 टेराबाइट ईच डिस्क। कहीं कहीं पे उससे ज्यादा भी होता है, जैसे टेरा डेटा में, वो तो मेरे को बकवास लगा था वैसे प्लानिंग, 4.5 टेराबाइट का उनका एक डिस्क था, और वैसे वो लोग ने 10 डिस्क अटैच करके रखे थे। ठीक है, 4.5 TB एक डिस्क, और वैसे कितने थे? 10 डिस्क, तो एक पे कितना हो गया? 45 टेराबाइट स्टोरेज। तो इतना उनके पास एक नोड पे 45 टेराबाइट का स्टोरेज था एक डेटा नोड पे। बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू अटैच 4-5 टेराबाइट डिस्क ऑन डेटा नोड, बिकॉज जितना ज्यादा डेटा नोड का एक डिस्क का कैपेसिटी होगा, उतना वो थोड़ा स्लो परफॉर्म करेगा, मतलब रीड राइट में उतना उसको ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे 1 टेराबाइट का तुम अगर 8 डिस्क लगाते हो, और 8 TB का अगर एक ही डिस्क लगाओगे, तो तुमको परफॉर्मेंस किस में ज्यादा मिलेगा? ऑफकोर्स जहाँ पे 8 डिस्क है, वहां पे तुमको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सभी पैरेलली काम करेंगे। ठीक है, इट इज गुड प्रैक्टिस टू इंस्टॉल 1 TB और 2 TB डिस्क, नॉट 4 and 5 टेराबाइट। ठीक है, तो ये डेटा नोड का समझ में आ गया। स्टोरेज का नाउ मास्टर नोड का स्टोरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास्टर नोड पे कभी भी हम लोग इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं रखेंगे, बिकॉज मास्टर नोड्स पे रैम ज़्यादा यूटिलाइज होता है, डिस्क ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। सो डिस्क नेम नोड पे, जैसे नेम नोड पे वी डोंट कीप एक्चुअल डेटा, वी जस्ट स्टोर मेटा डेटा ऑफ योर डेटा नोड। डेटा जो अपना एक्चुअल डेटा जा रहा है, उसका मेटा डेटा वहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मास्टर नोड्स पे what you can do is, मास्टर नोट्स पे यू कैन कीप 500 GB का 3 डिस्क। ठीक है, और यू कैन कीप 1 TB का 3 डिस्क। वैसे 1 TB इज मोर देन, बट यू कैन कीप 1 TB का 3 डिस्क और 2 डिस्क में भी। ठीक है, लेट्स से 2 डिस्क। तो ये 2 डिस्क पे 2 डिस्क क्यों? बेसिकली दो को भी तुम लोग क्या कर सकते हो कि समझो मेरा नेम नोड का जो स्टोरेज है, दैट इज गोइंग अंडर दिस लोकेशन। मतलब जो मेरा नेम नोड का मेटा डेटा जा रहा है, वो यहाँ पे जा रहा है, डेटा हडूप एंड लेट्स से नेम नोड। ठीक है, दिस इज माय नेम नोड डायरेक्टरी एंड दिस इज डेटा 1। ठीक है, तो यहाँ दिस इज माय डायरेक्टरी, यहाँ पे मेरा नेम नोड का मेटा डेटा स्टोर होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट डाल सकते हो तुम लोग दूसरे डिस्क का। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आई हैव यूज्ड डेटा 2 हडूप नेम नोड, डेटा 1 हडूप नेम नोड। तो तुम्हारा मेटा डेटा दो अलग अलग डिस्क पे जाएगा, सेम नोड पे, बट दो अलग अलग डिस्क पे। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर समझो ये वाला डिस्क अगर क्रैश हो जाता है फॉर सम रीजन, यू स्टिल हैव योर मेटा डेटा बैक्ड अप इन डेटा 2 हडूप नेम नोड। ठीक है, बट इफ यू हैव ओनली वन डिस्क अवेलेबल, लेट्स से एक ही डिस्क है अपने पास, डेटा 1, तो अगर ये डिस्क क्रैश हो जाता है, तो समझो तुम्हारा वो नेम नोड पूरा डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी यूजुअली डू इज, अपना नेम नोड का एचए तो है, एक नोड पे जो डेटा है वो दूसरे नोड पे है ऑलरेडी, बट स्टिल वी वांट टू कीप आवर डेटा सेफ, और हम लोग डिस्क रेप्लिकेशन भी रखना है अपने को।
ठीक है, तो एक डिस्क में जो जा रहा है वही हमको दूसरे डिस्क में भी रखना है, सो दैट अगर डिस्क क्रैश हो जाता है तो वी स्टिल हैव डेटा इन अनदर डिस्क. So that is the reason we keep multiple disk attached on name node. ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे 500 इज इनफ, 1 TB इज ऑल्सो इनफ. अब नेम नोड का मेटा डेटा या हीप साइज कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं कि नेम नोड पे कितना उसका मेटा डेटा का साइज कितना रहेगा? नहीं आइडिया गाइस? नेम नोड का हीप वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, और साइज किस पे डिपेंड करता है कि उसका मेटा डेटा का साइज क्या रहेगा? एफएस इमेज का मतलब कितना स्टोरेज यूटिलाइज होता है एफएस इमेज को स्टोर करने के लिए, किस पे डिपेंड करता है वो? Okay, that depends on your block size. Number of blocks कितने हैं तुम्हारे, block size क्या है? So for 1 million blocks we need 1 GB RAM. I think this is discussed already in SDFS का जब भी initiations हुए थे तभी. ठीक है, for 1 million blocks you should have 1 GB RAM Chad available. bhai, your voice is too low. Okay, is it fine now? Yes. ठीक है, तो 1 GB स्पेस अपने को कब लगता है? व्हेन यू हैव 1 million blocks on data nodes. ठीक है, so let's say if you have 50 million blocks on your SDFS, तो उसके लिए रैम कितना लगेगा अपने को नेम नोड पे? 50 GB. ओके, सो नेम नोड का रैम तुम्हारा इसी पे से कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं तुम्हारे यहाँ पे. ठीक है, उस पे से यू विल कैलकुलेट योर नेम नोड रैम. एंड रैम फॉर RAM for FS image only. I'm not talking about RAM for running a process. ठीक है, that is the reason we don't recommend storing small files or small blocks on SDFS. We usually keep 128 MB block size on SDFS, और उसी हिसाब से तुम्हारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी फिर कम रहेंगे, ज्यादा नहीं होते, और स्मॉल फाइल्स अवॉइड करते हैं अपन स्टोर करने का. ठीक है, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं तुम्हारे SDFS पे, उस पे से तुम्हारा रैम डिसाइड होगा. बट वो कभी भी मतलब तुम्हारा जो डिस्क साइज है वो कभी भी रैम से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब स्टोरेज में एफएस. उसका मतलब क्या है कि समझो तुम्हारा रैम है 512 GB ऑन नेम नोड. ठीक है, तुम्हारा स्टोरेज कितना भी अगर बढ़ेगा तो वो 512 GB रैम से ज्यादा नहीं जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इस पे अपन क्या कर सकते हैं, 1 TB का 2 डिस्क लगा सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ. या फिर तुम 500 के 2 या 3 डिस्क भी लगा सकते हो. वी डोंट नीड 8 डिस्क ऑन मास्टर नोड्स. ठीक है, वी जस्ट नीड 2-3 disk, that is like 500 GB disk or 1 TB disk is enough. ठीक है, तो ये समझो ये हो गया तुम्हारा 1 TB के 8 डिस्क. यहाँ पे हो गया 1 TB का तुम्हारे 2 डिस्क. एंड एज नोड इज अगेन यू कैन कीप 1 TB के 2 डिस्क. इसमें भी अपने को स्टोरेज नहीं लगेगा ज्यादा. ठीक है, तो ये तुम सेम रख सकते हो, जो मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रख सकते हो, बट इस पे अपने को रैम भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. ठीक है, एज नोड्स पे.
मास्टर पे अपने को रैम ज्यादा लगता है, एंड बिकॉज मास्टर नोड्स अपन रैंडमली चेंज नहीं करते, तो वो एक साथ ही तुम प्लान करते हो अकॉर्डिंगली। तो लेट्स दिस विल बी ऑलवेज मोर देन 100 GB, अगर तुम्हारा क्लस्टर 80 के ऊपर के नोड्स का है। तो अगर छोटा मोटा क्लस्टर है, 10 नोड, 12 नोड, तो मे बी 60 GB, 70-80 GB is enough. Okay, so let's keep it to 656 GB RAM. ठीक है, डेटा नोट्स पे यू कैन कीप 128 GB रैम, ये तुम बता सकते हो 128 GB रैम है हमारा डेटा नोट्स पे। अब अगेन रैम डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, कि अगर समझो तुम्हारा इन मेमोरी प्रोसेसिंग ज्यादा हो रहा है, इफ यू आर यूजिंग स्पार्क जॉब्स, ठीक है, स्पार्क जॉब्स तुम्हारे बहुत ज्यादा रन होते हैं और बाकी के जॉब्स कम रन होते हैं, इन दैट केस रैम तुम्हारा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। किसी किसी डेटा नोट्स पे मैंने 512 GB रैम भी देखा है, ठीक है, जहाँ पे स्पार्क यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो डेटा नोट्स पे 512 GB रैम तभी आएगा व्हेन यू हैव इन मेमोरी प्रोसेसिंग। अदरवाइज फॉर नॉर्मल हडूप जॉब्स, हाइव के जॉब्स, तेज के जॉब्स एंड हडूप के जॉब्स जो भी है, उसके लिए 128 और 256 GB इज मोर देन इनफ, ठीक है। अदरवाइज स्पार्क के बहुत ज्यादा जॉब्स है, अगर थोड़े बहुत जॉब्स है तो इट इज फाइन, मतलब तुम्हारा मिक्स जॉब्स है, कुछ स्पार्क के हैं कुछ तेज के हैं, इन दैट केस इट इज फाइन टू हैव 128 GB रैम। ओके, और सीपीयू नॉर्मली क्या होता है कि 40 कोर, and you can keep 24 core on this. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लस्टर प्लानिंग का पार्ट। यू विल हैव नंबर ऑफ डेटा नोड्स अपने 87 है, 2 एज नोड्स है, 3 मास्टर नोड्स है, टोटल मेरा क्लस्टर है 92 नोड्स का। एंड डेली इंजेक्शन 500 अगर पकड़ा, तो इफ यू कंसीडर 100, देन 22 टोटल नोड्स इज 22, ठीक है। इसी तरह से यू कैन जस्ट चेंज दिस नंबर, 200 रहेगा तो 40 नोड का क्लस्टर, एंड एवरीथिंग विल बी सेम। अब इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं लोग कि लेट्स से आई हैव समवेयर अराउंड 10 GB और 50 GB incoming traffic on a daily basis or monthly basis, so how will you plan this cluster? या फिर they'll just tell you how did you plan your cluster, or were you part of cluster planning, or maybe they can ask you something like कि क्लस्टर प्लानिंग कैसे करना है इन जनरल। दिल नॉट गिव यू एनी नंबर, कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ बोल देंगे कि क्लस्टर प्लानिंग किया है क्या, व्हाट ऑल थिंग्स यू कंसीडर। तो इन दैट केस यू कैन एक्सप्लेन हिम विथ सम एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो अपन ने कैलकुलेट किया है, ऐसे ही एग्जाम्पल लेके यू कैन एक्सप्लेन हिम। सो लेट्स से आई विल चेक कि डेली इंजेक्शन कितना है या फिर मंथली इंजेक्शन कितना है। डेली, क्योंकि डेली इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि कभी 10 GB है, कभी 15, कभी 20, कभी 50। तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि मंथली एक एवरेज निकाल सकते हैं। मंथली इंजेक्शन इज 500 GB और मंथली इंजेक्शन इज 5 TB। ओके, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 5 TB। अपन एग्जैक्टली भी नहीं बता सकते कि मंथली इतना ही आएगा या डेली 10 GB ही आ रहा है, किसी दिन कम हो सकता है किसी दिन ज्यादा, बट वी हैव टू टेल देम एवरेज कि अप्रोक्स इतना आता है महीने में। सो व्हाट आई विल डू इज मंथली इतना है, सो विल डिवाइड इट with 3 to match the replication factor, ठीक है, default replication factor is 3, and then we'll keep 30% of map reduce storage, ठीक है, that is extra। जो भी नंबर आएगा then you will multiply that number by 12, जो तो अपन ने महीने का निकाला है तो you will multiply it by 12, अगर डेली निकाल रहे हो तो 365, ठीक है। फिर वो जो नंबर आएगा डिवाइडेड बाय डेटा नोड कैपेसिटी, दैट इज 8 TB, 10 TB। so you can tell them, let's consider you have a 10 TB of storage on each data node, then total number of data nodes would be this,
दिस मच, ऐसे तुम बता सकते हो उसको, एक कोई भी एक एग्जांपल देके यू कैन एक्सप्लेन उसको। सिर्फ इंटरव्यूअर को क्या देखना होता है यहाँ पे, उसको एग्जैक्ट नंबर से कुछ मतलब नहीं है। मतलब तुम नंबर ऊपर नीचे में भी टेराबाइट्स वगैरह में ये वो कर सकते हो, मे बी जहाँ पे 50 नोट बोलना है तुम 40-45 बोल सकते हो, बट उसको फ्लो देखना है। एंड उसको देखना है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू कंसीडर वाइल प्लानिंग द क्लस्टर। और सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है, ये जो मैंने अभी बताया फिगर, ये एक बेस है कि ये सब तो करना ही है। इसके अलावा व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन कंसीडर, ठीक है, प्लानिंग करते टाइम पे इसमें एक इंक्रीज भी तुम कंसीडर कर सकते हो कि लेट्स से फर्स्ट मंथ में 10 GB आया है, सेकेंड मंथ में देर विल बी सम इंक्रीज ऑफ 10%, सेकेंड मंथ में देन अगेन 10%, थर्ड मंथ में 10%, तो 10% का इंक्रीज एवरी मंथ, ये तुम एक कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, उस केस में तुम्हारा कैपेसिटी में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज मंथली। देन यू कैन कंसीडर कंप्रेशन। ठीक है, ऊपर हमने कंप्रेशन भी कुछ नहीं पकड़ा यहाँ पे कि तुम्हारा डेटा कुछ कंप्रेस्ड रहेगा या नहीं रहेगा। सो वी हैव सम डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक्स इन Hadoop, स्नैपी एंड एलजेडो। ठीक है, स्नैपी ये देख लेना एक बार, सिर्फ स्नैपी एलजेडो क्या है कंप्रेशंस। तो ये हदूप में कंप्रेशन यूज होता है, स्नैपी कंप्रेशन, एलजेडो कंप्रेशन, तो ये कुछ हद तक कंप्रेस करके रख देता है तुम्हारा डेटा। इसको तुम मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकते हो, एंड यू कैन कीप कंप्रेशन ऑन योर स्टोर डेटा एज वेल। तो कंप्रेशन भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग इसमें तो, लेकिन पूरा 100% डेटा कंप्रेस नहीं करते हैं। लेट्स से दिस इज 278 टेराबाइट डेटा, तो इसमें पूरा 100% तुम्हारा डेटा कंप्रेस नहीं होता है। नॉर्मली वी कंप्रेस 30-40% या 50% ऑफ योर डेटा इज कंप्रेस्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको कंप्रेस करके रख सकते हो जो डेटा ज्यादा प्रोसेसिंग में नहीं है। ठीक है, उसको कंप्रेस करके रख सकते हो। तो कंप्रेशन अगर करते हो तो नंबर ऑफ डेटा नोड्स और रिड्यूस हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो यू कैन एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर, ये बता सकते हो, एंड उसके बाद में यू कैन ऐड दिस, वी कैन कंसीडर कंप्रेशन एज वेल टू रिड्यूस नंबर ऑफ डेटा नोड्स एज वेल, but that depends on like what type of data we have and how much we want to compress. So this is how you can answer this question. दूसरा मंथली अगर डेटा कम हो रहा है तो अगर कैसे ऐसा कैसे होता है ये कभी? मंथली कम नहीं होता है मोस्टली, जितने मैंने देखा है कम नहीं होता है, मोस्टली इंक्रीज ही होता है डेटा। अच्छा, ओके। ठीक है, अगर होता भी है तो उसको तो तुम लोग प्लान कर सकते हो, मतलब कि कितना कम हो रहा है उसमें सिर्फ माइनस कर देने का, वो अपने को एक साल के लिए निकालना है कि एक साल में इतना आने वाला है डेटा, तो दैट इज फाइन। बट ये एक एवरेज कैलकुलेशन इज दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें अपन ने यूज नहीं किया। बट आंसर देते टाइम पे यू कैन, देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, मतलब ये तो सिर्फ ऐसी रफ कैलकुलेशन है कि ऐसे होता है, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती है कि हार्डवेयर कौन से टाइप का रहेगा, ठीक है, डिस्क कौन सी रहेगी, एसएसडी रहेगा या फिर स्टैंडर्ड डिस्क रहेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट वो और ये प्लानिंग का जो भी पार्ट है ना, ये एक्चुअली में जब भी करते हैं कंपनी में, तो उसमें दिस इज नॉट एडमिन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सच, ये आर्किटेक्ट जो बंदे होते हैं उनका काम होता है। ठीक है, और आर्किटेक्ट डिस्कस दिस विद द क्लाइंट, एंड क्लाइंट, और क्लाइंट के पास भी खुद आर्किटेक्ट होता है, वो लोग भी डिस्कस करते हैं, हम लोग रिक्वायरमेंट देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, फिर हम बट लोग ये, सवाल पूछते हैं। हाँ, बट ये क्वेश्चन पूछते हैं एडमिन्स को। ठीक है, क्योंकि एडमिन इज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये आ जाता है, बिकॉज विल बी सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल बी प्लेइंग एज आर्किटेक्ट रोल इन अ करियर। ठीक है, तो वो एडमिन से ही जाता है, जो आर्किटेक्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और जहाँ छोटे मोटे अगर कंपनीज है तो वहां पे हो सकता है ये चीजें तुमको करनी पड़े, जैसे कोई स्टार्टअप्स वगैरह है तो वहां पे ये सब चीजें तुम्ही को करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी वो अशफाक लगा था ना, तो अशफाक का वो
कंपनी था, दे वर बिल्डिंग दिस हडूप क्लस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था, तो वो इसको ही पूछा था कि हम लोग कैसे करना है, क्या करना है, कितने नोड्स लगेंगे और कितना डेटा आने का, अपने हिसाब से कितना डेटा आ रहा है एंड देन कितना अपने को नोड्स लगने वाले हैं। तो इन दैट केस लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा ये नहीं है कि तुम अगर कुछ नंबर ऑफ नोड ज्यादा बता दोगे तो कुछ इशू है या कम बता दोगे तो कुछ इशू है, बट इफ यू नो कि कैसे कैलकुलेट करना है, सो यू कैन प्लान दिस क्लस्टर, इनिशियल प्लानिंग कुछ कर सकते हो और लेटर ऑन इफ यू रियलाइज कि नहीं डेटा नोड पे डिस्क अपने को कम लग रहा है या नेम नोड पे मैंने एक ही डिस्क लगाया है, वी शुड अटैच सम मोर, तो यू कैन talk to your infra team and add और remove nodes। वो तुम कभी भी ऑन द गो कर सकते हो, लेकिन इनिशियल फेज में तुमको पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अपने को करना ही है या करना ही पड़ेगा, मोस्टली ये चीज करने भी नहीं मिलता है। मे बी 3-4 साल तुम काम करोगे, उसमें एक आधा बार तुमको अगर देखने मिला तो मिलेगा ये चीज, अदरवाइज काफी जगह पे ऑलरेडी क्लस्टर्स रनिंग है और ये क्लस्टर नंबर ऑफ नोड्स ऑलरेडी अपने को मिलते हैं पूरे कि ये इतने नोड्स हैं, इस पे हडूप डिप्लॉय करना है, ऐसा होता है। ठीक है, बट इंटरव्यू पर्पस के हिसाब से दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि क्या क्या चीजें अपन कंसीडर करते हैं और किस तरह से फ्लो क्या होता है कैलकुलेशन का तुम्हारा, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफी जगह पे इंटरव्यू में पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एनी डाउट इन दिस गाइस, कैलकुलेशन में? Kulshad, calculation mein there is no doubt, but do we need to consider BDR while doing cluster planning? No, this is one cluster planning। ठीक है, when we talk about BTR, तो डिजास्टर रिकवरी में दूसरा क्लस्टर होता है, तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज सेम जो क्लस्टर है यहाँ पे 40 नोड्स का सिमिलर रेप्लिका तुम दूसरा प्लान कर सकते हो इफ यू आर प्लानिंग फॉर बीटीआर। उसमें ये क्लस्टर में कुछ नहीं आएगा, इसमें तुम स्नैपशॉट्स वगैरह ये वो क्रिएट कर सकते हो, बट दैट इज ओके, उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा स्टोरेज वेस्ट नहीं होता है, ज्यादा जाता नहीं है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अगर फुल होने लगा तो वी चेक एंड वी रिमूव अनवांटेड डेटा। उसमें हो सकता है स्नैपशॉट्स भी वी रिमूव, कुछ ओल्डर स्नैपशॉट्स अगर है एंड वी हैव बैकअप अवेलेबल तो वो भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। काफी कुछ डेटा कॉपी वॉपी किया हुआ होता है, रेप्लिकेशन 10 रखे होते हैं कुछ कुछ चीजों का, तो वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल प्लानिंग में यही सब चीजें, इसके अलावा ऐसा ज्यादा और कुछ है नहीं। उसके अलावा ये अपने पास एक डॉक्यूमेंट है हॉटनवर्क्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, इसमें भी चीजें अच्छी बताई हुई है मास्टर एंड स्लेव के हिसाब से। और भी चीजें हैं जैसे रैम जो अपने यहाँ पे बताया मैंने कैलकुलेट, ऐसे रफली 256 बताया कि रफली इतना रखना है अपने को मिनिमम, या फिर इतना रखना है 128। लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, मतलब कैसे नॉर्मली कैलकुलेशन होता है। जो नेम नोड है, मेरा नेम नोड का मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, नेम नोड पे क्या क्या प्रोसेस रनिंग है, नेम नोड है, ज़ूकीपर है, रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है, अंबारी एजेंट है, और लेट्स से रेंजर भी यहीं पे डाला है मैंने। ऐसे जितने भी तुम्हारे प्रोसेस है 10-12 प्रोसेस जितने भी आएंगे उसको पूरा लिस्ट डाउन करेंगे। ठीक है, अब नेम नोड के लिए मेरे को कितना रैम लगने वाला है, तो लेट्स कंसीडर नेम नोड के लिए 10 GB रैम लगेगा, ज़ूकीपर के लिए 1 GB इज इनफ, आरएम के लिए लेट्स से 2 GB इज इनफ, एजेंट के लिए 1 GB इज इनफ, रेंजर के लिए अगेन 2 GB इज मोर देन इनफ। तो ये जो भी तुम्हारा टोटल और भी जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मे बी अंबारी मैट्रिक्स कलेक्टर रहेगा, मॉनिटर रहेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं अलग अलग। तो एक तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, टोटल हो गया 16 GB रैम तुमको किसके लिए लगने वाला है, सिर्फ ये प्रोसेस रन करने के लिए। इसके अलावा नेम नोड का फिर तुमको ओएस के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा, तो लेट्स से ओएस के लिए तुमने कुछ 10 GB ओएस के लिए छोड़ दिया है, ओएस प्रोसेसेस के लिए, तो टोटल हो गया 26 GB। अब नेम नोड का जो अपना
ये है एफ एस इमेज लोड करने के लिए, वो रखने के लिए, वो तुमको नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे पता चलेगा। तो लेट्स से उसका 50 GB है, तो टोटल तुम्हारा इस पे हो गया 50 प्लस दिस, तो ऐसे 76। तो तुमको मिनिमम इतना लगेगा, सो यू शुड हैव मोर देन दिस। ये एकदम मिनिमम कैलकुलेशन था, सिर्फ बताने के लिए कि ये भी प्रोसेसेस भी कंसिडर करने होते हैं अपने को while calculating the RAM। लेकिन इतना इन डेप्थ कोई नहीं जाता है, नॉर्मली पीपल टेक दिस काइंड ऑफ नंबर्स। ठीक है, बट अगर क्लाउड पे कर रहे हो तो ये कंसिडर कर सकते हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा अपर हेड रख के ही रैम रखना है मास्टर का, डेटा नोट्स का भी। बिकॉज अगर रैम कम पड़ जाता है तो रैम यूजुअली वी डोंट इंक्रीज और डिक्रीज। हार्ड डिस्क वगैरह कर सकते हैं अटैच डिटैच कुछ भी, बट रैम नॉर्मली नहीं करते हैं हम लोग, फिर होस्ट स्विच करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से यू कैन चूज विच डोमेन यू वांट टू शो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फराज इज वर्किंग इन मार्श, तो मार्श इज एन इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस में काम करता है। तो गूगल पे चेक कर लो मार्श का, मार्श कहाँ कहाँ पे है, उसका डोमेन क्या है, और अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में किस किस पर्पसेस के लिए हदूप यूज हो रहा है। Yeah, last week I have checked that. So उसमें बताया मीन्स फॉर एनालिटिकल पर्पस एंड फॉर लॉस रन, सो कुछ कुछ दिया है। सो हाँ, तो वैसा तुम या थोड़ा या गूगल रिसर्च करके उसके बारे में थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हो हम्म तुम्हारे स्टडी के लिए। तो मतलब तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई इंटरव्यू में नहीं पूछता है वो सब चीजें। ओके कि अगर लेकिन क्रॉस क्वेश्चन अगर कुछ हो गया तो वो एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए तुमको सुन के। ठीक है, तो ओके इसलिए थोड़ा उसके बैकग्राउंड ये कर लो चेक। और नंबर ऑफ डेटा नोट डेली इंजेक्शन, कोई भी एक चीज माइंड में रख लेने का, तो ऐसा एक फिगर बना लो। ठीक है, क्लस्टर का। एंड क्लस्टर बताते टाइम पे नॉर्मली एक क्लस्टर नहीं होता है, जैसे ये तो कैलकुलेशन था अपने एक क्लस्टर का। सिमिलरली यू कैन टेल के वी हैव 5 डिफरेंट क्लस्टर्स। ठीक है, 5 डिफरेंट क्लस्टर में मे बी यू कैन टेल एक prod है, फिर प्री prod है, डेव है, देन वी हैव टेस्ट क्लस्टर्स। तो टेस्ट हमारे पास दो है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, ऐसे 2 क्लस्टर्स है। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 5 क्लस्टर हो गए। यू कैन टेल के तीन ही क्लस्टर है हमारे पास, prod डेव एंड टेस्ट। ठीक है, या फिर डीआर कर सकते हो कि हमारे पास एक prod है एक डीआर है, 2 क्लस्टर्स है। या एक prod है एक डीआर है एक टेस्ट क्लस्टर है, ऐसे 3 क्लस्टर है, एक डेव क्लस्टर है, तो 4 क्लस्टर है। तो ऐसे तुम नंबर ऑफ क्लस्टर्स ज्यादा बता सकते हो, और हर एक क्लस्टर का ऐसा जरूरी नहीं कि सभी 40 नोड्स का हो। prod एंड डीआर विल बी सेम साइज। ठीक है, prod अगर 40 का है तो डीआर तुम्हारा 40 का ही रहेगा, सेम साइज रहेगा। लेकिन टेस्ट हो सकता है 5 नोड का टेस्ट क्लस्टर हो, 10 नोड का टेस्ट क्लस्टर हो। तो वो तुम रैंडमली कुछ भी बता सकते हो। बट एक चीज याद रखो कि प्रोडक्शन क्लस्टर का ये सब चीजें तुमको याद होना चाहिए। अगर वो पूछता है कि डेटा नोड पे हार्ड डिस्क कितना है, ठीक है, प्रोड क्लस्टर पे तुम्हारे, तो यू कैन टेल, यू शुड बी एबल टू टेल कि 8 GB का, 8 TB का हमारा स्टोरेज है, एक एक टीबी के 8 डिस्क लगाए हुए हैं, 3 मास्टर नोड है, 2 एज नोड है, 35 डेटा नोड्स है। ये नंबर याद होना चाहिए। ऐसे रैंडमली कुछ भी मत बोलो कि हाँ अराउंड 40-50 नोड्स हो गए हमारे क्लस्टर में, ऐसा मत बोलो, गेस मत करो कुछ भी। ठीक है, और एक क्लस्टर का तो भी नंबर याद रखो। सब पांचों क्लस्टर के अपने को नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने, समझो टेस्ट पे कि क्या डिस्क है, कितने डेटा नोड्स पे क्या स्टोरेज है, रैम कितना है, सीपीयू कितना है, क्लस्टर 1 पे कितना है, क्लस्टर 2 के पे कितना है, क्लस्टर 3 पे कितना है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्लस्टर का याद रखो, दैट इज prod। ठीक है, और दूसरे क्लस्टर का अगर पूछता भी है तो यू कैन इजीली टेल देम actually I don't remember exactly, we have 5 node cluster and usually we have 8 TB of storage on prod, so we have similar storage on test, but I really exactly don't know, I don't remember exactly कि इतना उस पे कितना स्टोरेज है। तो ऐसे तुम बोल सकते हो, लेकिन prod का ऐसा मत बोलो, क्योंकि prod पे समझो, या कोई भी एक क्लस्टर जो तुम एग्जांपल दे रहे हो ना, उस पे ऐसा गेसेस मत करो कि हाँ आई थिंक कितना होगा, आई थिंक उतना है, वैसे मत यूज करो वर्ड्स। ठीक है, आज ही एक मार्श का केस आया था, एक्चुअली आई वाज वर्किंग विथ हिम। ये मार्श, ये है ना तुम्हारा,
हाँ मैक्लारेन, राइट, मार्शन मैक्लारेन। ठीक। गुलशन, इंटरव्यू में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, देर आर मल्टीपल क्लस्टर्स बट द क्लस्टर विच आई एम लुकिंग फॉर इज, ये तो ऐसे से बता सकते हैं क्या उसको, हाँ क्या वैसे भी बता सकते हो, है ना? वैसे भी बता सकते हो। अभी जैसे समझो HSBC का एग्जांपल लेते हैं यहाँ हाँ। पर। HSBC में देर आर 80 क्लस्टर्स। हम्म। ठीक है, 80 क्लस्टर्स है, सभी अलग अलग, उसमें प्रॉड भी उनके 7-8 प्रोडक्शन क्लस्टर है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। और बाकी सब डेव टेस्ट ये वो बहुत सारे एनालिटिक्स के लिए अलग से एक क्लस्टर बना हुआ है। ऐसे 80 क्लस्टर है उन लोगों के पास। बट अपने जो बंदे 3 बंदे अपने उधर काम करते हैं, उनके उनको जो एक्सेस है ना पूरे 80 क्लस्टर पे नहीं है। उनको एक्सेस में भी किसी को 20 क्लस्टर पे है, किसी को 25 क्लस्टर पे एक्सेस है, किसी को 5 क्लस्टर पे एक्सेस है, 6 क्लस्टर पे एक्सेस है, ऐसा है। तो यू कैन टेल देम, ऐसा भी बता सकते हो कि वी हैव अराउंड 100 clusters or 50 different clusters, but I'm managing 5 clusters out of them, or our team is managing 5 clusters out of 80 clusters. तो वैसे तुम बता सकते हो, नो इश्यूज। Yep. और कोई डाउट इसमें, एनी क्वेश्चंस गाइस? और ये चीज बना के रखो, ठीक है, ये याद नहीं रहता है बाद में, इसको बना के रखो, तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पे देख लो, उसको रिवाइज करो। ऐसा एक क्लस्टर का फिगर तुम बना के रखो, ठीक है। और सब लोग सेम सेम क्लस्टर मत बताओ, सब अलग अलग नंबर ऑफ क्लस्टर, नंबर ऑफ नोड्स बताओ। और कुछ मतलब ऐसा ये मत सोचो कि 40 बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। इट इज फाइन, 100 इज ऑल्सो फाइन, 1000 के ऊपर इज वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो 1000 के ऊपर फिर यू शुड नो एनसिबल एंड ऑल। वैसे तो 100-200 के ऊपर भी अगर हो जाता है तो एनसिबल का थोड़ा पार्ट उसमें तुमको आ जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या पैकेज मैनेजमेंट के लिए फिर अगर समझो एक पैकेज तुमको इंस्टॉल करना है 100 नोड्स पे, तो व्हाट विल यू डू। तो उसमें तुम बता सकते हो कि हम लोग DSH यूज कर रहे हैं। DSH अपन सबने यूज किया हुआ है, DSH को कैसे यूज करना है मल्टीपल नोड्स पे पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, तो वो भी तुम बता सकते हो। अगर 100, 200, 300 नोड के भी क्लस्टर अगर बता रहे हो तो कुछ इशू नहीं है। बट ये क्वेश्चन आ सकता है कि तुम लोग पैकेज कैसे मैनेज करते हो फिर, ठीक है, या कोई अगर फाइल तुमको अपडेट करनी है या मूव करनी है, तो हाउ डू यू डू दैट नॉर्मली इतने बड़े क्लस्टर पे। तो नॉर्मली ऐसे कुछ टूल्स हम लोग यूज करते हैं, DSH वगैरह या फिर एनसिबिल। ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चंस दिस? ये मैं डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ तुमको। इसके अलावा आई सेंड दीज डॉक्यूमेंट्स एज वेल। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं तो गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। फॉर्मूला वगैरह के साथ में कुछ बताया हुआ है इसमें, जो हम लोगों ने किया है ना वही सब चीज़ें हैं इसमें भी, बट विथ मोर डिटेल। तो ये भी देख लो, ये आर्टिकल्स। आई सेंड दीज डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा आई वांट टू डिस्कस दिस roles and responsibilities। ठीक है, this will be maybe second question in interview। ठीक है, after asking about yourself, about your profile, उसके बाद में यही आता है what are your roles and responsibilities, या फिर what have you done so far in your Hadoop career, या what all things you know, what all things you manage in your current project, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपन एज एन एडमिन हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, ऐड डिलीट यूजर स्पेसेस, this means adding user directory on HDFS and removing user directories from HDFS। ठीक है, इसमें adding user on Linux is not our work। ठीक है, adding user on Linux is managed by Linux team normally। लेकिन अगर छोटा मोटा कुछ कंपनी है and if you have access to root and all, then this can be done by Hadoop admins as well। ठीक है, इसके अलावा माइग्रेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर क्लस्टर यूजिंग DCP, ये ऐड करते हैं। अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक अपग्रेडिंग अंबारी, अपग्रेडिंग HDP, ये सब अपना काम है। ये जो आज का मुझे अभी इशू बता रहा था ना, वो अपग्रेड का ही था। दिस गाइस वाज ट्राइंग टू अपग्रेड और उसको कुछ इशू आ रहा था पैकेज का,
डिपेंडेंसी कुछ मिसिंग था उसका. दिस वाज द एरर, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस failed with this error. तो Levy has missing dependency require this package. मतलब एक पैकेज है Levy, उसका ये डिपेंडेंसी पैकेज मिसिंग है. इतना सा इशू था सिर्फ, उसकी वजह से उसका अपग्रेड अटका था. सो व्हाट आई डिड इज जस्ट रिमूव दिस 261 क्योंकि वो बहुत ओल्डर था. अदरवाइज दूसरा सोल्यूशन इज इंस्टॉल डिपेंडेंसी. तो ये अपग्रेड का काम, ये जो अपग्रेड ट्रबल शूट वगैरह होता है वो सब अपना ही काम है एडमिन्स का. ऐड रिमूव सर्विसेज, ऐड रिमूव नोड्स, ये भी अपना काम है. इंक्रीज डिक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लस्टर, दैट इज अगेन एडिंग रिमूविंग नोड्स. ट्रबल शूटिंग इश्यूज, changing parameters at runtime command line, अपडेटिंग पैरामीटर फाइल्स, अलर्ट नोटिफिकेशन, ये सब अपनी काम है. ठीक है, अभी ये वही सब चीज़ें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है नीचे. इसके अलावा सिक्योरिटी में रेंजर मैनेज करना, उसके पॉलिसीज मैनेज करना अपना काम होता है. एंड देन कर्बेरॉस सेटअप, क्रॉस रेल सेटअप अगर है तो वो सब अपना काम होता है. अगर कुछ एप्लीकेशन यूजर्स को कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं तो we have to look into those issues and troubleshoot, help them resolve the issue. ठीक है, नेटवर्क रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज है तो वो अपना काम नहीं होता है, बट वी शुड फाइंड इट आउट कि ये नेटवर्क का इशू है. वो कंफर्म होने के बाद में वी कैन इन्वॉल्व नेटवर्क टीम और लिनक्स टीम अगर लिनक्स का इशू है तो. ठीक है, तो अंडरस्टैंड योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाइव में we don't write hive queries, we don't write hive codes, we don't run hive queries and code. ठीक है, स्कूप में भी स्कूप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी जॉब्स है वो नॉर्मली एडमिन्स नहीं करते हैं, वो डेवलपर्स करते हैं और उनके क्रॉन जॉब्स वगैरह सेट होते हैं ऑटोमेटिकली रन होने के लिए. तो वो जो भी हम लोगों ने की है चीज़ें वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया है, लाइक क्रिएटिंग टेबल और लोडिंग डेटा इनटू टेबल, वो सब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया है. एक्चुअली में वी डोंट डू दैट स्टफ. ठीक है, और डेटा कहाँ से आ रहा है वो भी नॉर्मली एडमिन्स को ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होता है, डेटा किस टाइप का है और उससे एनालिटिक्स कैसे हो रहा है. बट वी हेल्प ऑल दोज यूजर्स इफ दे फेस एनी इश्यूज. सो दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड कि हाइव कैसे काम करता है, स्कूप कैसे काम करता है, या अगर कोई थर्ड पार्टी टूल है जैसे टैब्ल्यू एंड ऑल एक्सेल, वो हदूप से कैसे कनेक्ट होता है. तो अगर कनेक्शन में कुछ इश्यूज है तो यू कैन हेल्प देम. ठीक है, दैट इज अ वर्क, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो भी तुम रिज्यूम में डाल रहे हो उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. और अगर कुछ डेवलपमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो यू शुड बी एबल टू टेल के नो दिस इज नॉट माय वर्क, वी हैव अ डिफरेंट टीम हु डज दिस स्टफ. Okay guys, any questions on this? If you're, are we good to close? ठीक है, I think there are no questions. Shad bhai, Hmm. are you going to share this day-to-day responsibilities as well? हाँ वो मैं भी दूंगा, बट दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट इनफ. ठीक है, जो भी रिज्यूमे वगैरह तुमने डाला है ना वो सब भी पढ़ो अच्छे से. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ, उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें डाली हुई है. ठीक है, आई विल ट्राई टू ऐड सम मोर जो भी मेरे को मिलता है, बट अभी तो मैं ये एज इट इज डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ में. Okay bhai. डे टू डे एक्टिविटी वाला और वो प्लानिंग वाला वो मैं सब इस पे क्लासरूम पे शेयर कर देता हूँ. ठीक है, ये एक्सेल शीट का भी मैं तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल. ठीक है, ये ग्रुप में डाल देता हूँ मैं इमेज बना के, बट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. तुम अपने अपने इसमें बनाओ अलग से. ठीक है, Yes. Yes.
ओके देन नेक्स्ट वीक में अपन जो रिमेनिंग पार्ट है वो कर लेंगे, बट अभी से तुम रिज्यूम वगैरह प्रिपेयर हो, कंप्लीट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू मॉक्स। ठीक है, क्वेश्चंस आई थिंक है तुम्हारे पास, फर्स्ट ने शेयर किया था इस पे लास्ट वीक, अपना व्हाट्सएप पे डाला था, तो उस पे भी क्वेश्चंस है, तो गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। और L1 के लिए यू नीड टू प्रिपेयर ऑन लिनक्स, HDFS, यार्न, MapReduce, ये कंपोनेंट्स पे तुमको करना है, हाइव। ठीक है, तो लिनक्स अच्छे से करो, बाकी ये सब उस पर प्रिपेयर करो। सिक्योरिटी का पार्ट L2 के लिए है, तो तुम लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हो सिक्योरिटी तुम बाद में रख सकते हो, जो भी मॉक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। गुलशाद भाई, मॉक के क्वेश्चंस अपने पास है क्या? मॉक के क्वेश्चंस नहीं है, जो वो क्वेश्चंस है ना इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसी में से रहेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें से भी रहेंगे, हो सकता है दूसरे भी हो, तो देयर आर नो क्वेश्चंस। गुलशाद भाई, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है ग्रुप के ऊपर? फैस ने शेयर किया था ना एक ड्राइव का डॉक्यूमेंट शेयर किया था इंटरव्यू क्वेश्चंस का, मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। हाँ चलेगा, थैंक्स भाई। ठीक है, चलेगा, चलो थैंक यू भाई। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।